ओके वी विल स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। In this lecture, we will discuss about how to calculate the total power that required to transmit any amplitude modulated signal, and also we calculate the total current required to transmit any amplitude modulated signal. Okay, ये वाला जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हमें ये चेक करना है कि किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दैट इज एएम सिग्नल, है ना, किसी भी एएम सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कितना पावर लगता है, किसी एएम सिग्नल को ट्रांसमिट करने में कितना करंट लगता है, दैट मींस वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल पावर एज वेल एज टोटल करंट। Also, at last we calculate the total power efficiency और total transmission efficiency, है ना, कि अगर हम मैं कोई कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। क्लियर बात सभी को समझ में? एक्चुअली जब हम कभी भी कम्युनिकेशन करते हैं बेटा, तो हमें कुछ उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हमने फॉर्म करके रखे हैं, है ना, जिन पैरामीटर्स के कैलकुलेशन के बाद हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन है कितना यूजफुल ट्रांसमिशन हुआ है, या हमें अपने ट्रांसमिशन में या हमें अपने कम्युनिकेशन में और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना। तो ये सब हम तभी चेक कर पाएंगे जब उसको हम लोग कैलकुलेट कर पाए। तो उनके कैलकुलेशन के लिए हम कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे आज की क्लास में हम लोग पहला पैरामीटर उसमें देखने जा रहे हैं टोटल पावर, है ना, या यूजफुल पावर, या टोटल पावर को हम कैसे कह सकते हैं। टोटल पावर आप लोग आज की हेडिंग सभी लोग डाल सकते हैं। आज की हेडिंग रहेगी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पावर कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आज का हमारा टॉपिक है पावर कैलकुलेशन फॉर amplitude modulated signal, power calculation for amplitude modulated signal, ओके। चलो ये वाला जो हमारा टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस जो लेक्चर में मैंने कुछ बताया था, सबसे पहले हमें उससे रिलेट करते हैं, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। देखिए, इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर एनी टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, फॉर एनी मॉड्यूलेशन, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, कोई भी मॉड्यूलेशन हो, ऑलवेज वी रिक्वायर टू टाइप ऑफ सिग्नल। कौन से? We required first modulating signal, that means the signal that carries the information, okay। तो जो सिग्नल हमारा इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, दैट इज नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, है ना। तो सबसे पहले ये जो मेरा एमटी है, ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया है, यहाँ तक हम लोगों ने सब प्रीवियस लेक्चर में किया है, जस्ट एक रिकॉल कर रहे हैं, तभी इस क्लास से हम उसको लिंक कर पाएंगे प्रॉपर्ली, है ना। तो मैंने उसको बताया इसका कि फर्स्ट वी आर टेकिंग modulating signal, that is low frequency signal, then for modulation we always require a high frequency signal, so here we are taking a carrier signal whose frequency is fc। मैसेज फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? fm है, and the carrier frequency will be fc। Now when we done amplitude modulation, so according to the definition of amplitude modulation, only the parameter of carrier is changes, if we are taking a amplitude modulation, and at that time only the amplitude of carrier is changes, है ना, only the amplitude of carrier is changes। तो जो हमारा AC था, अब वो AC प्लस हो रहा है, that means चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर्ड हियर AC प्लस MD, है ना। अगर मैं कहता कि जो हमारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता, तो मैं यहाँ पे AM लिखता, लेकिन वो डेफिनेशन गलत हो जाती। बात समझ में? हमारी डेफिनेशन ये नहीं कहती है कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होता। हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, या मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि जो भी पैरामीटर चेंज होता है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मैसेज सिग्नल की किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक एमटी इंस्टेड ऑफ एम और सम अदर पैरामीटर्स। क्लियर? यहां तक बात समझ में? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन कर लिया तो हमें यहां पे मिल गया AC cos 2 pi fct, इसकी वैल्यू होती है AM cos 2 pi fct, और दिस वन इज द cos 2 pi fct। क्लियर है? मैंने आपको बताया था एक सर्टेन पैरामीटर, ये हमारा कोई लेक्चर वाला बताया था कि देयर इज सम पैरामीटर नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। नाउ व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ amplitude of modulating signal and the amplitude of carrier signal। तो अगर मुझे अपने इस इक्वेशन को in terms of MA कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे तो हमारे इक्वेशन से AM के फॉर्म में है ना। अगर मुझे A by AC के फॉर्म में लाना है, तो AC का मल्टीप्लिकेशन है कि AC का डिवीजन कर दूंगा। तो अगर AC का डिवीजन कर दूंगा तो AM by AC तो मेरा MA हो जाएगा, साथ में इसके क्या बचेगा? सिर्फ इसके साथ में बचेगा AC, है ना। तो जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया है, सिर्फ मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको।
Now this is in the form of, now this is in the form of cos a cos b, है ना, cos a cos b. तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवीजन करके 2 cos a cos b के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. Now we know that according to the equation of 2 cos a cos b, 2 cos a cos b equals to cos a plus b plus cos a minus b. Okay, so cos a plus b means fc plus fm and cos a minus b means fc minus a. I think clear हो गया आप लोगों को सभी को. Cos a plus b, that means we have to add the carrier frequency with message frequency, and a minus b, that means we need to subtract the carrier frequency with the message frequency. Now the new frequency that is generated after the addition of carrier frequency with message frequency is known as upper sideband frequency. The frequency that is generated by adding the carrier frequency with the message signal frequency is known as upper sideband frequency. It is known as USB. It is known as USB, upper sideband frequency. बात समझ में. Now the frequency that is generated after the subtraction of carrier frequency with message frequency is known as LSB, that is lower sideband frequency. है ना, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पहले कवर किए हैं, है ना, पिछले लेक्चर में ये मैंने सब बताया था. फिर मैंने बताया कि अगर इस इक्वेशन को, ये वाला जो इक्वेशन है टाइम डोमेन का, अगर मुझे इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है तो देन फर्स्ट वी नीड टू टेक द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इक्वेशन. व्हेन वी कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म, then at that time, by using the Fourier transform equation, we can easily represent it by in पॉजिटिव एक्सिस एज वेल एज इन नेगेटिव एक्सिस, है ना. वहां पे मैंने बताया था कि टू साइडेड रिप्रेजेंटेशन होता है, वन साइडेड रिप्रेजेंटेशन होता है ना. वन साइडेड रिप्रेजेंटेशन सिर्फ समझने के लिए जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन है ना, समझने के लिए बस वन साइडेड रिप्रेजेंटेशन. अदरवाइज अगर मैथमेटिकली जाएंगे तो मैथमेटिकली हमेशा टू साइडेड रिप्रेजेंटेशन ही होता है. वन साइडेड रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक समझने के लिए. क्लियर बात. तो वैसे ही तो जब इस इक्वेशन का, जब हमारा एम्पलीट्यूड, नाउ दिस वन इज नोन एज, आज की हमारी क्लास कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा? आज की हमारी लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, टुडेस लेक्चर स्टार्ट्स फ्रॉम दिस इक्वेशन. व्हाट इज दिस? दिस वन इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इक्वेशन. This one is the amplitude modulated equation. Now in this lecture we need to calculate its power. ठीक है. Now before calculating the power of this equation, first we see the amplitude of each and every term. Now what is the amplitude of this carrier term? The amplitude of this carrier term is AC. The amplitude of, what is the amplitude of this upper sideband frequency? The amplitude of this upper sideband frequency is MAAC by 2. Clear here? Now what is the amplitude of this lower sideband frequency? The amplitude of lower sideband frequency will be MAAC by 2. Now I think ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. सारी टर्म्स का एम्पलीट्यूड आप लोगों को क्लियर है? क्लियर. ओके. अगर मैं इसका सिर्फ एक ऐसी जनरलाइज, मैं अगर इसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, सिंगल साइडेड रिप्रेजेंटेशन, अगर मुझे वन साइडेड रिप्रेजेंटेशन करना है तो मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा. जब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा तो मुझे पता है कि जो हमारा कोसाइन सिग्नल है वो हमारे डेल्टा सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये एफसी से दो फ्रीक्वेंसी बनती हैं, प्लस एफसी माइनस एफसी. बात समझ में आई? वैसे अगर ये है तो ये भी हमारे दो डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है. पॉजिटिव साइड में आ जाएगी माइनस एफसी प्लस एफएम, माइनस एक हमारी एफसी प्लस एफएम आ जाएगी, माइनस एफसी माइनस एफएम आ जाएगी. क्लियर है यहाँ? ओके. तो जब इस इक्वेशन का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है. यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, दिस वन इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, दिस वन इज द अपर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी. इट इज रिप्रेजेंटेड एज fc plus fm. नाउ दिस इज द लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय यूजिंग fc minus fm. ठीक है. यहाँ तक ये सब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया. नाउ अब बात आती है पावर कैलकुलेशन की. पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अब बात आती है पावर कैलकुलेशन की. हाउ कैन वी कैलकुलेट पावर? We already know that there is some relationship between the power and voltage. What is the relationship between power and voltage? According to that relationship, power equal to RMS voltage, power equal to voltage square divided by R. V square by R होता है हमारा पावर, है ना. बट यहाँ पे जो हमारा V होता है, दैट इज द RMS वैल्यू, है ना. वो हमारे वोल्टेज की RMS वैल्यू होती है. किसी भी वोल्टेज को उसकी RMS वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा V/√2 करते हैं. अगर आप लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर याद होगा तो आप लोगों को ये पता है, समझ में आ गया होगा, है ना. फॉर कन्वर्टिंग एनी voltage into its RMS value,
if we are taking 1 upon under root 2, if we are taking its division under root 2, then we will get the RMS value, है ना। तो हमने क्या किया, इस नॉर्मल वोल्टेज को, अगर हमारा नॉर्मल वोल्टेज भी है उसको हमें RMS में चेंज करना है, तो हम अगर उसका अंडर रूट 2 करेंगे तो वो सिंपल RMS हो जाएगा। Clear? Now because of this square we are taking square. Now instead of taking r, we are taking here 1. When we consider r equals to 1, when we consider r equals to 1, then at that time this power is known as normalized power, है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। When for any derivation, for any calculation, instead of taking the exact value of r, if we are taking the value of r equals to 1, then at that time this power is known as normalized power. Here we are calculating the normalized power, है ना। That's why we are taking r equals to 1. हमने r equals to r की वैल्यू यहाँ पे 1 मान लिया, r की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 एज्यूम कर लिया। क्लियर है। जब इसको सॉल्व किया तो हमें v स्क्वायर बाय 2 मिलता है ना। दैट मींस किसी भी पावर और वोल्टेज के बीच में हमारा ये रिलेशन आ गया v स्क्वायर बाय 2। क्लियर हो गया आप लोगों को सभी को यहां तक? देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड वोल्टेज, दैट इज पावर इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए अब इसी का इक्वेशन का यूज करेंगे हम अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के इक्वेशन में, उसके पावर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अब देखिए जैसे कि वाला जो हमारा फर्स्ट टर्म है कैरियर, अच्छा जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो हमारा टोटल पावर होगा, इस पूरे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा पावर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट दिस कैरियर सिग्नल। we can represent it by using p carrier, है ना। power required to transmit this carrier signal is represented as p carrier. Now the power required to transmit this upper sideband frequency is known as PUSB. Power that is required to transmit this upper sideband frequency is known as PUSB, and the power required to transmit this lower sideband frequency is represented as PLSB. Okay, LSB stands for lower sideband। ठीक है, इसको आप लोग डिजिटल में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। व्हेन वी आर डीलिंग विद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एट दैट टाइम एलएसबी स्टैंड्स फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है ना। एमएसबी स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, बट व्हेन वी आर डीलिंग इन एनालॉग कम्युनिकेशन, एट दैट टाइम एलएसबी स्टैंड्स फॉर लो साइड बैंड, यूएसबी स्टैंड्स फॉर अपर साइड बैंड। क्लियर है? चलिए अब ये जो हमारा हाईएस्ट जो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम यूज करते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं पावर और कैरियर के बीच में रिलेशन होता है v स्क्वायर बाय 2। दैट मींस अगर मैं जो भी एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर कर दूं, डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो मुझे पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैरियर पावर निकालने के लिए हम अपने कैरियर वाले इक्वेशन में गए। when we are taking the carrier equation, that is AC cos 2 pi FCT, इसका वोल्टेज क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है AC। दैट मींस अगर मैं AC का स्क्वायर करूं, डिवाइड बाय 2 करूं, देन वी विल गेट द कैरियर पावर। समझ में आई बात आप लोगों को? तो यहाँ पे हम लोग सीधे जो हमारे कैरियर पावर है उसको AC स्क्वायर बाय 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? नाउ इन द सेकंड फॉर्म, इन द सेकंड इक्वेशन, when we need to calculate the power of upper sideband, तो power of upper sideband लेने के लिए मुझे इस एम्पलीट्यूड को लेना पड़ेगा, है ना। ये हम एम्पलीट्यूड को लेना पड़ेगा। दैट मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो मैंने इसका स्क्वायर किया, डिवाइड बाय 2 किया। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोग सभी को। वैसे जब मैं लोअर सेगमेंट की बात करूं तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मुझे उस समय इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड स्क्वायर करने के बाद डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम ये करेंगे तब इसके कैलकुलेशन के बाद जब ये कर लेंगे हम लोग, तब हमें मिलेगा टोटल पावर इक्वेशन। तो ये सभी को रिप्रेजेंट करना है, सभी को जब हमारा पावर कैलकुलेशन वाला टॉपिक स्टार्ट होगा तो सभी को अपने पिछले टॉपिक से इसको रिलेट करके, जॉइंट करके करना पड़ेगा। सीधे सीधे ऐसा नहीं कि आप लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। बात समझ में? तो जब भी आप लोग पावर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सब कुछ रिलेट करके आगे चलेंगे। चलो अभी इसको आगे और सॉल्व करते हैं। जो हमारा टोटल पावर है, दैट इज पी टोटल, है ना। पी टोटल हमारा क्या हो गया जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, ये हमारा हो गया AC स्क्वायर बाय 2। क्लियर बात है? जब हम इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा MA into AC का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा यहाँ पे हो गया 8, है ना। तो वैसे हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं MA into AC होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया, इसमें कुछ ऐसा समझने की कोई बात भी नहीं है ना।
तो अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। तो जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा एज वेल एज AC का भी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बात। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ब्रैकेट ओपन करने से यहाँ से भी स्क्वायर हो जाएगा और AC का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। नाउ AC स्क्वायर बाय 2 को हमने कॉमन ले लिया, वी आर टेकिंग AC स्क्वायर बाय 2 एज कॉमन। तो क्या मिलेगा मुझे, पहले टर्म में मुझे 1 मिल गया AC स्क्वायर बाय 2, देन वी विल गेट ma स्क्वायर AC स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकालना ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कैसे है समझ रहे हैं, क्योंकि AC स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकाले ना, 4 2 8, ठीक है। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे मिलेगा ma स्क्वायर बाय 8 और सेम एज मुझे यहाँ पे और क्या मिल जाएगा ma स्क्वायर बाय 4। क्लियर है कि यहाँ तक सभी लोगों को, ठीक है। तो जब इसको और भी हम लोग फर्दर और आगे सॉल्व करेंगे, जब हम दोनों को ऐड करेंगे, then we will get the total power equals to AC square by 2, total power equal to AC square by 2 1 plus MA square by 2. Now this equation is used to, now this equation, this total power equation is used to calculate the power required to transmit any amplitude modulated signal. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, P total equals to AC square by 2 1 plus MA square by 2, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, P total equal to AC square 1 plus MA square by 2, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से बाद में नोट कर लीजिएगा, अभी समझते जाइए, है ना, अभी समझते जाइए, बाद में पॉज करके आराम से नोट कर लीजिएगा जो भी आप लोगों का क्वेश्चन बचा होगा। चलिए अब अगर मैं ये पहले वाले टर्म को देखता हूं, द टर्म दैट इज रिप्रेजेंटेड AC स्क्वायर बाय 2, क्या है ये। अगर मैं अपने जो भी इक्वेशन में प्रीवियस में जाऊं तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि AC स्क्वायर बाय 2 तो हमारा कैरियर पावर है, AC स्क्वायर बाय 2 तो हमारा कैरियर पावर है, तो इसे AC स्क्वायर बाय 2 को मैं इन टर्म ऑफ कैरियर पावर भी तो मेंशन कर सकता हूँ, कर सकते हैं कि नहीं। इस AC स्क्वायर बाय 2 को इन टर्म्स ऑफ कैरियर पावर अगर मैं मेंशन करूं तो वी कैन राइट इट एज टोटल पावर P total इक्वल टू PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाय 2, PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाय 2। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैरियर पावर, है ना, आप समझ में आया सभी को। हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं P total 1 plus MA square by 2, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इस चीज को, टोटल पावर इक्वल टू PC 1 plus MA square by 2, PC 1 plus MA square by 2। हाँ, इस इक्वेशन को ब्लॉक में कवर कर लीजिएगा, ब्लॉक में कवर कर लीजिएगा। दिस इक्वेशन इज ऑलवेज आप लोगों को जरूरत पड़ेगी जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना, तो टोटल पावर ये सब ध्यान रखिएगा। नाउ दिस वन इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, है ना, दिस MA is the modulation index. What is MA? MA is the modulation index. This is the carrier amplitude. This is the carrier power. P total equal to total power. समझ में आ रहा है P total, है ना, P total that is for total power और PC stands for carrier power। हो गया सभी का। चलो ये जो हमारा ऊपर जो इक्वेशन लिखा है नोट कर लीजिएगा यहाँ तक सभी। नाउ ये जो हमारा इक्वेशन लिखा है we can also convert this power equation in terms of current equation। we can convert the power equation, we can convert the power equation in terms of current equation। We can convert this power equation in terms of current equation। कैसे कर सकते हैं, देखो हमें पता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था P इक्वल्स टू हमारा Vrms स्क्वायर डिवाइड बाय R होता है, बताया था मैंने आप लोगों को। वैसे ही हमारा जो भी हमारा करंट होता है, करंट की वैल्यू हमारी क्या होती है, P इक्वल टू करंट की वैल्यू क्या होती है, P Irms स्क्वायर R होती है। क्लियर बात, नोट कर लीजिए सभी। ये जो हमारी, और अगर
अगर यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू को सीधे, अगर यहाँ पे r की वैल्यू को हम सीधे 1 मान लें, अगर मैं r की वैल्यू को 1 मान लूंगा तो ये हमारा पावर नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। क्लियर बात? r की वैल्यू को 1 मान लिया तो हमारा पावर नॉर्मलाइज्ड हो गया, तो सीधे p इक्वल टू I RMS स्क्वायर कह सकता हूं। क्लियर बात सभी को? p इक्वल टू I RMS स्क्वायर कह सकता हूं। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि जो पावर है उसको मैं डायरेक्ट आई स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। कोई दिक्कत किसी को भी? कोई दिक्कत? जो भी हमारा टोटल पावर, जो भी हमारा पावर है डायरेक्ट मैं उसको करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। जो भी टोटल पावर है डायरेक्ट मैं उसको करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो जब मैं इस टोटल पावर को करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं सीधे इसको क्या कहूंगा? आई टोटल कहूंगा। मैं इसको क्या कहूंगा? आई टोटल। मैं क्या कहूंगा इसको? आई टोटल, है ना? अच्छा, आप लोगों को अगर ये डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे भी हमको आरएमएस में कन्वर्ट करना होगा, तो आरएमएस में क्यों कन्वर्ट नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले हम लोगों ने इसको आरएमएस में कन्वर्ट कर लिया है। समझ में आए? अब सिर्फ हम उसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, पावर को इन टर्म्स ऑफ करंट लिख रहे हैं, है ना? वोल्टेज को हमने पहले उसके आरएमएस वैल्यू में चेंज कर लिया, तो हमें यहाँ पे फिर से आई आरएमएस के लिए अलग से अंडर डिवाइड बाय अंडर रूट 2 करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर बात यहाँ तक सभी को? ठीक, तो हम यहाँ पे क्या किए? पी टोटल, जो भी हमारा पावर है उसको इन टर्म्स ऑफ करंट मेंशन कर दिया, तो मैं इसको आई टोटल स्क्वायर कह दिया। ये इसको हम लोग क्या मेंशन करेंगे? आई टोटल, और इसको मैं मेंशन करूंगा आई सी स्क्वायर। क्लियर बात? PC को in terms of IC मैंने कह दिया, this one is the carrier power, this one is the carrier current, okay? और यहाँ पे इसको मेंशन में हम क्या देंगे? MA square divided by 2। क्या मेंशन कर देंगे? MA square divided by 2। क्लियर बात सभी को? क्या मेंशन कर दिया हमने उसको? MA square divided by 2। ठीक, तब क्या हो जाएगा? और फर्दर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? I total इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा, जब अंडर रूट करेंगे तो आईसी स्क्वायर को हम लोग आईसी को इजीली बाहर कर सकते हैं अंडर रूट के, है ना? आईसी को इजीली हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो आईसी को मैंने बाहर कर दिया। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? 1 प्लस MA स्क्वायर बाय 2। This one is the equation that is used to calculate. This one is the equation that is used to calculate the total power of amplitude modulated signal. Now, this one is the equation that is used to calculate the current that is required to transmit any amplitude modulated signal. नोट कर लीजिएगा, इसको भी बॉक्स में कवर कर लीजिएगा। This one is the current equation and previous one is the power equation। दोनों हमें बार-बार जरूरत पड़ेगी, है ना? दोनों नोट कर लीजिएगा। फास्ट दोनों नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोगों ने नोट कर लिया, है ना? चलिए, ठीक है। चलिए देखिए, इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक सभी का कंप्लीट हो गया है। एक लाइन से क्लोज कर दीजिए। हमने टोटल पावर और कैरियर पावर का हम लोगों ने कैलकुलेशन वगैरह देख लिया। चलो देखो, हम लोगों ने अभी जो टोटल पावर का इक्वेशन निकाला था, तो एट द टाइम वी विल गेट टोटल पावर PT इक्वल टू PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? इतना मुझे मिला था कुछ, है ना? अगर मैं इससे PC निकालना चाहता हूं तो PC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? PC इक्वल्स टू PT डिवाइड बाय 1 प्लस MA स्क्वायर बाय 2। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ we are taking some value of MA, we are putting some value of MA. What is MA? MA is the modulation index, and we already discussed that there are the three value of MA is possible. There are the three values of MA is possible. क्या क्या थी? तीन values थी। MA is greater than 1, MA is less than 1, MA equal to 1। मैंने ये आप लोगों को बताया था। ओवर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन बताया था। ओवर मॉड्यूलेशन के केस में जहां पे दो एम्पलीट्यूड हमारे
जहाँ पे दो एम्पलीट्यूड हमारे पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस के एम्पलीट्यूड हमारे ओवरलैप करते थे, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन कहते थे। ओवर मॉड्यूलेशन के केस में बताया था उस दिन हम लोगों ने सब मेंशन किया था। डायग्राम आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिएगा, मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर पहले मैंने वहाँ पे बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, है ना। तो वहाँ पे मैंने एक मॉड्यूलेशन बताया था, है ना, उस लेक्चर में मैंने एक मॉड्यूलेशन बताया था, दैट इज क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल मॉड्यूलेशन? when we put value of modulating signal AM and value of amplitude of carrier signal equal to something, any integer, we consider it as equal to any integer। हमने उसको कोई भी एक इंटीजर मान के कंसीडर कर लिया है कि am equal to 5, ac equals to 5। बस मैं ये मान रहा हूँ कि जब भी am की वैल्यू और ac की वैल्यू आपस में जब बराबर है ना, am equal to ac है, जब कभी भी am equal to ac है तो am by ac की वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है हमारा, am by ac। तो हम इसकी वैल्यू को कोई भी एक इंटीजर मान लेते हैं, इसकी वैल्यू को कोई भी एक इंटीजर मान लेते हैं। जब मैं दोनों की वैल्यू को इक्वल मानता हूं तो दैट मींस हमारी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बना दी। जब भी am और ac की वैल्यू एक जैसी होगी, कांस्टेंट होगी, तब हमारी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बनाएगी। नाउ दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज नोन एज क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। आप लोगों को याद होगा कि क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में हमारा डायग्राम कैसे मैंने बनाया था, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन के केसेस में मैंने अपना डायग्राम कैसे बनाया था, आप लोगों को याद होगा शायद। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन के केसेस में हमने अपना डायग्राम कुछ ऐसा बनाया था, है ना। आप लोगों को याद होगा यहाँ पे हमारा दोनों टच कर रहा था एग्जैक्ट 0 पे एक्सिस पे, है ना। ओके, तो अब हम यहाँ पे एज्यूम करने जा रहे हैं ना, हम यहाँ पे क्या क्या एज्यूम करते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं एज्यूम हम यहाँ पे सब कुछ पैरामीटर एज्यूम कर रहे हैं। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग द क्रिटिकल मॉड्यूलेशन कंडीशन, दैट मींस वी आर पुटिंग m इक्वल्स टू 1। जब हम लोगों ने n इक्वल्स टू 1 कंसीडर किया, तब यहाँ पे pc की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, तब pc की वैल्यू मुझे मिल गई pt 1 प्लस m की वैल्यू 1 रखा, तो सीधे सीधे 1/2 हो गया। 1/2 दैट मींस कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो ये 2/3 हो गया जब मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब मैं इसको न्यूमरेटर की तरफ ले जाऊंगा तो p से इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 into pt, ऐसा हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर में 3/2 आ जाएगा, 3/2 में जब न्यूमरेटर की तरफ ले जाऊंगा तो 2/3 हो जाएगा, है ना। नाउ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी जितना भी पावर ट्रांसमिशन के लिए लगता है, चलो एक वैल्यू आपको कंसीडर करके बताता हूं। मैं pt की वैल्यू 100 पुट कर रहा हूं बेटा, है ना। मैं आप लोगों को समझाने के लिए pt की वैल्यू 100 पुट कर रहा हूं। जब मैं pt की वैल्यू 100 पुट कर रहा हूं तो मैं यहां पे देख रहा हूं, जब मैं 100 पुट किया तो ये 200 हो गया डिवाइड बाय 3 इक्वल टू कितना होगा, अराउंड 66% या 66 या 67 के आसपास होगा, 66 या 67 के आसपास होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टोटल पावर की वैल्यू 100 वॉट ले रहे हैं, एज्यूम कर रहा हूं ना, जब मैं टोटल पावर की वैल्यू 100 वॉट ले रहा हूं, उस समय कैरियर की वैल्यू मेरी कितनी आई, कैरियर की वैल्यू मेरी आई 67 वॉट, है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ assumption किया। I have taken PT equals to 100 and at that time after calculation we get the carrier power equivalent to 67। Now इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पावर ट्रांसमिशन के लिए लगता है, जितना भी पावर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट एनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उस पावर का 2/3 पावर तो सिर्फ कैरियर सिग्नल लेता है। बात समझ में आई। अगर मैं 10 वॉट का पावर अगर मुझे लग रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, तो 10 का 2/3 जो परसेंट है, 10 का 67% जो है, वो तो सिर्फ कैरियर सिग्नल को ही ट्रांसमिट करने में लगा है। बात समझ में आई आप लोगों को। यहाँ पे जो भी हम पावर ले रहे हैं उसका 67% तो सिर्फ कैरियर को ही हमारा लग रहा है। ये हमारा दोनों में रिलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। रिलेशन बिटवीन टोटल पावर एंड कैरियर पावर इक्वल टू कैरियर पावर ऑलवेज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल पावर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना भी पावर लगता है उसका 2/3 या 67% पावर तो हमारा कैरियर सिग्नल को ही ट्रांसमिट करने में लगता है। क्लियर है। तो अगर कैरियर सिग्नल को ही ट्रांसमिट करने में लग रहा है, और हम जानते हैं कि कैरियर सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन कैरियर सिग्नल डज नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन,
है ना। आफ्टर मॉड्यूलेशन कैरियर सिग्नल डज नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन, कैरियर सिग्नल नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन। अगर कैरियर सिग्नल कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता है मॉड्यूलेशन के बाद, तो ये तो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज हो गया, ये तो हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गया कि हम उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं जो टोटल सिग्नल का टोटल पावर का 67% कंसीडर कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसीलिए, तो इसी रीजन के कारण हम लोग आगे चल के कैरियर सिग्नल को हटा देते हैं, है ना। इसी रीजन के कारण आगे चल के हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल से कैरियर सिग्नल को हटा देते हैं, है ना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हमारा एक कैरियर होता है ना, एक कैरियर होता है, एक लोअर साइड बैंड होता है और एक अपर साइड बैंड होता है। सारे टर्म्स रिलेट करके चलो तभी समझ में आएगा। कैरियर में जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसमें तीन टर्म्स होते हैं, एक कैरियर टर्म होता है, एक एलएसबी टर्म होता है, एक यूएसबी टर्म होता है ना। तो हमने ये देख लिया कि जो हमारा टोटल पावर का 67% तो यही ले रहा है ना, और ये कोई इंफॉर्मेशन कैरी भी नहीं करता मॉड्यूलेशन के बाद। इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है? इंफॉर्मेशन इन्हीं के पास रहती है। बात समझ में? तो इसे आगे चल के हम इस कैरियर को हटा देंगे। बात समझ में? तो अभी जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हम देखते हैं कैरियर पावर है और दो हमारे टर्म से अलग है, एक अपर साइड बैंड है, एक लोअर साइड बैंड है। दैट्स व्हाई AM signal is also known as DSB-FC. FC stands for ST, FC stands for full carrier. DSB, that is double sideband included lower sideband and upper sideband. Okay, तो double sideband लोअर साइडबैंड और अपर साइडबैंड को मिला के डबल साइडबैंड हो गया एंड फुल कैरियर। AM सिग्नल इज आल्सो नोन एज DSB-FC। मैंने पिछले कई लेक्चर में बताया, मैं बार-बार रिपीट करूंगा क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं आगे चल के, है ना। AM सिग्नल इज आल्सो नोन एज DSB-FC, डबल साइडबैंड फुल कैरियर। क्लियर बात? लेकिन अभी मैंने डेरिवेशन के बाद ये देखा कि इसमें तो ये टर्म जो है वो हम फालतू में यूज कर रहे हैं, कैरियर टर्म। क्लियर बात? मॉड्यूलेशन के बाद तो इसका कोई काम ही नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। अगर इनको हटा देंगे तो टोटल कितने पावर की सेविंग हो जाएगी? टोटल हमारे 67% पावर की सेविंग हो जाएगी। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा यूजफुल पावर है वो कितना है? यूजफुल पावर तो हमारे इन्हीं के पास में है, यूजफुल पावर तो हमारे इन्हीं के पास में है। क्यों मैं उसे यूजफुल कह रहा हूँ? मैं उसे यूजफुल इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ इट कैरीज द इंफॉर्मेशन, that's why it is useful power। और ये हमारा पीसी हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको यूजफुल पावर नहीं कहूंगा। बात समझ में? अच्छा, अगर कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यूजफुल पावर कितना होता है होगा, तो यूजफुल पावर अगर ये नॉट यूजफुल पावर या अनयूजफुल पावर अगर 67% है तो यूजफुल पावर कितना हो जाएगा? यूजफुल पावर दोनों मिला के आपका 33% हो जाएगा। बात समझ में? यूजफुल पावर है 33%, नॉट यूजफुल पावर है 67%। इसीलिए आगे चल के मैं इस जो हमारा कैरियर टर्म है उसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा। तो जब मैं आगे हम लोग जब इसके बाद वाली किसी लेक्चर में देखेंगे, आगे चल के मैं देखूंगा कि जब मैं कैरियर सिग्नल को हटा दूंगा तो जो हमारा AM सिग्नल है, जो जिसको मैंने DSB-FC कहा था, अब उसको मैं कहूंगा DSB-SC, दैट मींस डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर, बिकॉज़ हम कैरियर को सप्रेस कर देंगे आगे चल। बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, ये सब चीजें मुझे आप लोगों को बताना था इस टॉपिक में, इसलिए ये सब इंक्लूड करना पड़ा। हर चीज एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट करते हैं चलेगा। टोटल पावर इक्वल टू टोटल पावर का कितना परसेंट कैरी ले रहा है? 67% कैरी ले रहा है। तो अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड मिलके कितना ले रहे हैं? 33% ले रहे हैं। और हम जानते हैं कि अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड सेम इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, है ना। तो अगर सेम इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं तो अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं उनकी पावर को भी हाफ में डिवाइड कर सकता हूं, दैट मींस मैं 33/2 कर सकता हूं। तो आई थिंक 16.5 मेरा इंडिविजुअल पावर मिल जाएगा। अपर साइडबैंड कैरीज द 16.5% ऑफ टोटल पावर एंड लोअर साइडबैंड आल्सो कैरीज द 16.5% ऑफ टोटल पावर, है ना। ये आप लोग रिलेट करते हुए चलिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, जो भी लेक्चर में मैं आप लोगों को लग रहा होगा कि याद रखने वाली बातें अपने पेज में, उस पेज में टॉप में नोट करते जाइएगा, है ना। हर चीज नोट करते जाइएगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड में हर टर्म मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो जो भी आप लोगों को लग रहा है कि ये काम का है, आप लोग उसको प्रॉपर नोट करते हुए चलिए। क्लियर? ओके, चलो ये भी काम हमारा हो गया कि मैंने आप लोगों को टोटल पावर कैरियर पावर में रिलेशन बता दिया, टोटल पावर टोटल करंट कैरियर करंट टोटल करंट में आप लोगों को रिलेशन बता दिया, टोटल पावर और कैरियर पावर में आप लोगों को रिलेशन बता दिया। नाउ देयर इज वन मोर टर्म। अब जब इतना सब कुछ हो गया है तो एक टर्म और हम जो बच रहा है उसको भी कंसीडर कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। नाउ वन मोर टर्म इज देयर, एक हमारा और टर्म है दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। एक हमारा और टर्म है that is efficiency. One more term is known as
efficiency, है ना? There is one more term known as efficiency. Now what is the efficiency? Efficiency मतलब how efficiently we can communicate, how efficiently EM signal is transmitted from transmitter towards the receiver, है ना? जो जितना कम्युनिकेशन जितना efficiently हो रहा है उसको मैच करने के लिए, उसका कैलकुलेट करने के लिए we need to take some parameter known as efficiency. याद रहेगा, efficiency is always a dimensionless quantity, unitless quantity. क्यों यूनिटलेस? क्योंकि इसमें जो भी न्यूमरेटर होगा और जो डिनोमिनेटर होगा दोनों की सेम यूनिट्स होंगी। अगर सेम यूनिट होगी तो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारी जो इफिशिएंसी है उसको हम लोग यूनिटलेस क्वांटिटी कहते हैं, है ना? तो ये हमने जो मैंने मेंशन किया इसको हम लोग कहते हैं ईटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ईटा मेंशन किया। ईटा इक्वल्स टू होता है हमारा यूजफुल पावर। Efficiency is nothing but a ratio of useful power and total power. Useful power divided by total power. Total में अगर मैं useful निकालूंगा, so we can calculate the efficiency. Useful power divided by total power. और हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में भी पावर है, न्यूमरेटर में भी पावर है, डिनोमिनेटर में भी पावर है। तो पावर और पावर आपस में जब हम डिवाइड करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारी इक्वल टू टोटल हमारी पावर डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हमें यूनिटलेस क्वांटिटी मिल जाएगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिल जाएगी, यूनिटलेस क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ये हमारी ईटा इक्वल टू है ना। अब जो हमारी यूजफुल पावर है, नाउ व्हाट इज यूजफुल पावर? यूजफुल पावर इज दैट which carries the information or the power that is required to transfer the information. Useful power is nothing but a power that is required to transfer the information. क्लियर बात? और हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है अपर साइड में, लोअर साइड में। क्लियर बात यहाँ पे? दैट मींस मैं यहाँ पे सिंपल कह सकता हूँ कि USB plus LSB is the useful power because it carries the information. Because it carries the information, that's why it is known as useful power, है ना? और total power की जगह यहाँ पे PT लिख देना, सिंपल कोई दिक्कत नहीं। total power की जगह यहाँ पे PT लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को, है ना? This one is the equation of efficiency. Clear है? नोट कर लीजिएगा सभी efficiency का जो भी इक्वेशन है। This one is the equation of efficiency. अब आप लोग अपना पेज पलटा के, जहां पे भी आप लोगों ने नोट किया होगा, अपना पेज पलटा के आप लोग देखिएगा कि यूएसबी की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी थी? यूएसबी की वैल्यू हमने लिखी थी ma² ac² डिवाइड बाय 8। नोट कर देख लीजिएगा जहां पे आप लोगों ने लिखी थी। एक या दो पेज आप लोग पलटा के देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा वहां पे, है ना? आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा ईटा इक्वल्स टू ma² ac² बाय 8। दिस वन इज द अपर साइड बैंड पावर। ओके, लोअर साइड बैंड पावर भी हमारा इतना ही होता है ma² ac² by 8। this one is the lower side band power. Now the total power, you know that total power P is equals to 1 plus ma² by 2। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ये सब कैलकुलेट किया है। चलिए सॉल्व करते हैं। थीटा इक्वल्स टू, ऊपर से क्या कॉमन निकाल लूं? ऊपर से मैं निकाल लेता हूं ac² by 2 कॉमन निकाल लेता हूं। ac² by 2 कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर मेरे पास क्या बच गया? ma² by 4 बच गया अंदर। क्लियर बात? ac² by 2 निकाले, a² by 4। ठीक, जो PC है उसको भी इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं एम्पलीट्यूड मेंशन कर रहा हूं तो वी नो दैट power in terms of amplitude equals to ac²। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? ताकि न्यूमरेटर के साथ इसको सीधे कैंसिल आउट कर दूं और डिनोमिनेटर में क्या मेंशन कर दिया? 1 plus ma² by m²। नोट कर लीजिए। नाउ कैंसिल कर दीजिए जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं। तो एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी हमें यहाँ पे? जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी? ma² by 4। ये तो न्यूमरेटर में हो गया। डिनोमिनेटर में जब सॉल्व किया तो क्या हो गया? 2 plus ma² डिवाइड बाय 2। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो जब इसको और फर्दर सॉल्व करने जाएंगे हम लोग, आगे और फर्दर जो हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो ईटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ma² by 4 into 2 upon ma² plus 2। 2 1s are 2 2s are
then efficiency equal to ma square divided by 2 into ma square plus 2. नोट डाउन, नोट डाउन, नोट कर लीजिएगा सभी। नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे, अगर मैं इसको आपस में ऐड करता हूँ, ये दोनों टर्म को आपस में ऐड करता हूँ, तो एम ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई एट एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई एट, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई एट, एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई एट, जब मैं आपस में ऐड किया तो आपस में ऐड कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, है ना। 4 में 2 को अगर मैं बाहर निकाला तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। क्लियर है? एम स्क्वायर बाई 2, ये भी हमारा 2 हो जाएगा, ये भी हमारा 2 हो जाएगा। जब 2 और 2 आपस में मैं कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो ये सीधे डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ दिस वन इज द एफिशिएंसी इक्वेशन, है ना, नोट डाउन। दिस वन इज द एफिशिएंसी इक्वेशन। एफिशिएंसी इक्वल्स टू ma स्क्वायर डिवाइड बाय ma स्क्वायर प्लस 2, ma स्क्वायर डिवाइड बाय ma स्क्वायर प्लस 2, ma स्क्वायर डिवाइड बाय ma स्क्वायर प्लस 2। अगर आप लोगों को एफिशिएंसी पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंट, है ना, अगर आप लोगों को एफिशिएंसी पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंट, तो सीधे सीधे इस टर्म में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा, है ना। अगर आप लोगों को एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंट पूछा जाएगा तो सीधे सीधे इसको इन टर्म्स ऑफ 100% कर दीजिएगा, then you will get the efficiency in terms of percent. Note down. Now this one is the efficiency equation. How to calculate the efficiency of amplitude modulated signal? How to calculate the efficiency of amplitude modulated signal? नोट कर लीजिएगा सभी, फास्ट नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास में नोट कर लीजिएगा सभी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा बेटा? आज की क्लास में हम लोगों ने देखा टोटल पावर का इक्वेशन, टोटल करंट का इक्वेशन, और टोटल पावर इक्वेशन, टोटल करंट इक्वेशन, और फिर उसके बाद कितना कितना परसेंट टोटल पावर का कितना परसेंट पावर कैरियर पावर लेता है वो हम लोगों ने देखा। फिर मैंने बताया आप लोगों को हाउ वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी। नाउ दिस एट लास्ट दिस वन इज द इक्वेशन दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ एनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, आज की क्लास में एक टर्म और क्लियर हुआ है बेटा, ध्यान रखिएगा। AM is also known as DSB FC, डबल साइडबैंड फुल कैरियर। टर्म याद रखिएगा, DSB SC नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं DSB FC, है ना, डबल साइडबैंड फुल कैरियर। एंड because the carrier term not carry the any useful information, but it carries the 67% of total power. That's why it is advantageous to subtract it. It is advantageous to resolve it, or we can say to remove it from the amplitude modulation equation, है ना। तो टोटल पावर का जो हमारा इक्वेशन है, या हमारा टोटल जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो इक्वेशन है, अगर उस हम कैरियर सिग्नल को हटा देंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा एडवांटेजेस होगा, क्योंकि उस समय हमें कम पावर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को ये सारे टर्म। तो ये सारे टर्म्स नोट करके रखेगा, क्योंकि अगला जो हमारा लेक्चर होगा, अगला जो भी हमारा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अगले कोशिश करेंगे कि एक दो लेक्चर्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखें। ठीक है, अच्छा, जो भी अगला लेक्चर रहेगा सभी के पास कैल्सी होना चाहिए, सभी के पास कैल्सी होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोगों का मैं यहाँ पे लाइव देखूंगा, जितने भी लोगों को मैं यहाँ पे लाइव देखूंगा, सभी के मुझे आंसर चाहिए होंगे, है ना। तो कैल्सी अगले जो भी लेक्चर रहेगा जिसमें हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे, सभी के पास कैल्सी रहने चाहिए। ठीक, और जिस भी दिन आप लोग कॉलेज आएंगे सभी के नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, कि जितने आप लोगों ने क्लास अटेंड किया है, जो भी डाउट्स होंगे आप लोग बाद में पूछ सकते हैं। ठीक, आई थिंक काफी कुछ हो गया आज के लेक्चर में। ठीक है, फिर आज यहाँ पे क्लोज करते हैं। फिर जो हमारा अगला लेक्चर है, अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ देखेंगे, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी आप लोग अटेंडेंस दे दीजिएगा, अभी आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे दीजिएगा, साथ ही साथ आप लोगों का गूगल फॉर्म जो भी ग्रुप में डाला हुआ है लॉ कम्युनिकेशन का, आप लोग उसमें भी अटेंडेंस दे दीजिएगा। दोनों में जो कॉमन अटेंडेंस रहेगी मैं उसको कंसीडर करूँगा, है ना। गूगल फॉर्म भी फिलअप करिएगा और साथ ही साथ यहाँ के अटेंडेंस भी फिलअप करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अटेंडेंस दे दीजिए भाई सभी। चैट बॉक्स 2 मिनट के लिए ओपन है, सभी लोग अटेंडेंस दे दीजिए।
ठीक है, अटेंडेंस देने के बाद लीव कर सकते हैं बेटा आप लोग, अटेंडेंस दीजिएगा, लीव कीजिएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब आप लोग अटेंडेंस देने वाले रहते हैं ना, अचानक से ना लाइव स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। आप लोग बुला लेते हैं कि अपने फ्रेंड्स को कि जल्दी जल्दी आओ, अटेंडेंस का टाइम हो गया। चलिए ठीक है, लीव कीजिएगा।